बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास। बेटा, जैसे कि हमने अपने लेक्चर नंबर 3 के अंदर वेव्स का टॉपिक जो है वो कवर कर लिया था, और अब हमारे पास इस चैप्टर का मेजर टॉपिक एक ही बाकी बचा है, वो है लाउडनेस एंड इट्स फैक्टर्स। 3 टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं: सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल पेंडुलम, वेव एंड स्क्वायर। अब है हमारे पास टॉपिक साउंड और लाउडनेस एंड इट्स फैक्टर। तो सबसे पहले तो जो है आज के लेक्चर में हमारे पास कवर करने के लिए जो मटेरियल है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड और लाउडनेस एंड इट्स फैक्टर। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले तो जो है वो साउंड क्या है, व्हाट इज साउंड। साउंड इज एन ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल caused by vibrating body in some material medium like water, air, rocks, etc. देखिए बेटा, साउंड इज एन ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। साउंड में क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज वे में एक पैटर्न के साथ मूव करते हैं, और जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट होती है तो उसके वाइब्रेट होने की वजह से साउंड जनरेट होती है। यानी जब हम बोलते हैं तो बेसिकली क्या होता है, हमारी थ्रॉट जो है वो वाइब्रेट हो रही होती है, हमारी वोकल कॉर्ड जो है, जो हमारी थ्रॉट में होती है, वो वाइब्रेट होती है, और उसकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड जनरेट होती है। और इसके अलावा साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर्ड होता है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड या गैस में से कुछ भी हो, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर हो, बट साउंड को ट्रेवल करने के लिए स्टेट ऑफ मैटर रिक्वायर्ड होती है। अगर स्टेट ऑफ मैटर मौजूद नहीं होगी, फॉर एग्जांपल वैक्यूम, जो कि ना तो सॉलिड होता है, ना लिक्विड, ना गैस, तो वहां पर साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। तो इन शॉर्ट, साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी, या किसी भी बॉडी के वाइब्रेशन से साउंड जनरेट होती है। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव की टाइप में आती हैं, क्योंकि कल के हमने लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास 2 किस्म की वेव्स होती हैं, एक है आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड वेव्स आर longitudinal wave, or they are capable of producing a sensation in the auditory system. कोई भी सिस्टम में जब साउंड पहुंचती है तो उसमें सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, यानी उसमें कोई ना कोई हलचल होगी, मूवमेंट होगी। फॉर एग्जांपल, जब हम कोई आवाज सुनते हैं तो हमारे ईयर ड्रम जो हैं, जो हमारे कानों के पर्दे होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई आवाज सुनाई देती है। तो साउंड के जनरेट होने के लिए भी वाइब्रेशन जरूरी है, और साउंड को सुनने के लिए भी वाइब्रेशन जरूरी है। तो साउंड जब किसी बॉडी पे एंटर होती है वहां पर भी वाइब्रेशन जनरेट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, कहीं स्पीकर बहुत तेज आवाज में चल रहा हो, जैसे कि शादी वगैरह में किसी इवेंट्स में चल रहे होते हैं, तो जो घरों के शीशे होते हैं, रूम आपका रूम का फ्लोर हो गया, रूम के शीशे हो गए, वो भी हल्का हल्का वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि साउंड फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो उस फ्रीक्वेंसी के ज्यादा होने की वजह से जो आपका मटेरियल है वो भी वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोनों सूरतों में, साउंड की जनरेशन में भी और साउंड के किसी और सिस्टम के अंदर पहुंचने पर भी वाइब्रेशन जनरेट होती है। अब है हमारे पास ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं बेटा? वो फ्रीक्वेंसी जो कि ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है कि हमें कौन कितनी साउंड सुनाई दे सकती है। तो हमारी बेटा ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ये एच सेट जो है ये हर्ट्ज कहलाता है, फ्रीक्वेंसी का सिंबल है। तो हमारी जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि हम इस रेंज में साउंड को सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड होगी तो वो हमें सुनाई नहीं देगी। जैसे फॉर एग्जांपल, कीड़े मकोड़े हैं, चूटियां हैं, सही है, उनके चलने की आवाज हमें सुनाई नहीं देती, क्योंकि वो 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। तो 20 हर्ट्ज से नीचे वाली साउंड हमें सुनाई नहीं देती, और 20,000 हर्ट्ज से अबव की साउंड का हमारी बॉडी पर इतना खराब इम्पैक्ट होगा कि वो हमारे एयर ड्रम को डैमेज कर दे, यानी हम उस साउंड में बहरे भी हो सकते हैं। ठीक है, हमारे एयर ड्रम डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो 20,000 हर्ट्ज से अबव की साउंड हमारा माइंड, हमारे एयर ड्रम टॉलरेट ही नहीं कर सकते। अगर इतनी साउंड उनको मिलेगी
इस लेवल की साउंड, इस रेंज से अबव साउंड, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, ठीक है, उनमें ब्लीडिंग होकर हमारी जो ऑडिटरी सिस्टम है वो जो है वो मेल फंक्शन कर जाएगा, यानी कि वो फिर दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे। हम लोग जो साउंड यूजुअली सुनते हैं और बोलते हैं नॉर्मल अंदाज में जब हम बात करते हैं, तो उसकी फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज से लेकर 200 हर्ट्ज तक होती है। उस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर हम लोग बात करते हैं, जो नॉर्मली बात करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद दो तरह की साउंड होती हैं, एक है इंफ्रासोनिक साउंड वेव, दो तरह की साउंड वेव्स होती हैं, और एक है आपके पास अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स कौन सी हैं? वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो द ऑडिबल रेंज इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड वेव। तो बेटा जो हमारी ऑडिबल रेंज है उससे नीचे की जो साउंड वेव है होती हैं, वो आपकी इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स कहलाती हैं। यानी ये वेव जिनकी आवाज बहुत ही ज्यादा धीमी हो, तो वो इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स कहलाएंगी, जो कि 20 हर्ट्ज से नीचे हो। और अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स कौन सी हैं? वो साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अबव हो, तो वो आपकी कहलाती हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। अब इसके बाद जब यहाँ पर हमारे पास साउंड की बेसिक टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स हो गई, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी वगैरह हो गया, अब है इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कि साउंड की 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है? The characteristic property of sound by which we can distinguish between noise and song, shrill and grave sound, or sound of man and woman, etc. is known as characteristics of sound. देखो, करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड से हमें क्या पता लगता है कि हम करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड की मदद से मुख्तलिफ आवाज़ों में फ़र्क कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी आवाज़ नॉइस है, कौन सी आवाज़ सॉन्ग है, ठीक है, कौन सी आवाज़ श्रिल है, कौन सी आवाज़ ग्रेव है। श्रिल का मतलब है बहुत ज़्यादा बारीक चुभती हुई आवाज़, ग्रेव का मतलब है धीमी आवाज़, ठीक है, हल्की आवाज़। कौन सी आवाज़ जो है वो मैन की है, कौन सी आवाज़ वुमेन की है। तो ये जो हम लोग मुख्तलिफ साउंड्स के दरमियान में डिफरेंसेस करते हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की वजह से करते हैं। तो पहला फैक्टर साउंड का क्या आता है करेक्टरिस्टिक के अंदर? वो है आपके पास लाउडनेस। Loudness is the magnitude of auditory sensation produced by sound. It is a function of intensity which is defined as, देखिए बेसिकली लाउडनेस कहलाती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, कि किसी भी साउंड की इंटेंसिटी कितनी है। और इंटेंसिटी क्या है? रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पर सेकंड यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। यानी कि पर सेकंड में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है विद द हेल्प ऑफ साउंड, वो आपकी कहलाती है लाउडनेस, ठीक है। कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है पर सेकंड, तो वो आपकी कहलाती है इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी से हमें पता लगता है कि साउंड लाउड है या फिर लो है, ठीक है। अगर उसकी इंटेंसिटी किसी भी साउंड की ज्यादा होगी तो वो लाउड साउंड होगी, और अगर किसी भी साउंड की इंटेंसिटी कम है तो इसका मतलब है कि साउंड आपकी ग्रेव होगी, यानी कि धीमी होगी, लो होगी। पिच, पिच जो है आपका, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड by means of which we can distinguish a shrill and a grave sound or sharp and dull sound is called pitch. It is the frequency of sound wave produced by the source of sound. देखिए बेटा, पिच क्या है? साउंड की वो प्रॉपर्टी जिससे हमें पता लगता है कि साउंड श्रिल है या ग्रेव है, या फिर शार्प है कि डल है, ठीक है। देखिए बेटा, पिच जो है वो बेसिकली साउंड की फ्रीक्वेंसी कहलाती है, कि उसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशन किस तरीके से हो रही हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं। पिच अगर किसी साउंड की ज्यादा होगी तो उसका इम्पैक्ट हमारे कानों पर बहुत ज्यादा बुरा पड़ता है, हमें बहुत ज्यादा वो साउंड इरिटेट करती है, नो मैटर कि वो साउंड लाउड हो। बेटा एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें डिफरेंस करना मुश्किल होता है, कि लाउड साउंड हमेशा बुरी नहीं होती, सही है। लाउड साउंड का सम टाइम हमारे ऊपर प्लेजर इम्पैक्ट भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक, हम म्यूजिक को बाज़ दफा तेज आवाज में सुनते हैं डेक वगैरह के ऊपर, सही है, स्पीकर्स पर, तो उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी, हमारे माइंड के ऊपर अच्छा पड़ रहा होता है। तो साउंड अगर लाउड है तो जरूरी नहीं है कि उसका इम्पैक्ट हमेशा बुरा ही होगा, लेकिन अगर पिच किसी भी साउंड की ज्यादा है तो उसका इम्पैक्ट
डेफिनेटली बुरा ही पड़ता है, बेशक वो साउंड हल्की हो। सही है। इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरीके से दे सकता हूं कि दीवार को, अगर आप एक वॉल को अपने नाखून से स्क्रैच करें तो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होता है। सही है। सोच कर भी इरिटेशन होती है कि वॉल को अपने नाखून से स्क्रैच करें तो उसमें जो जिंक की आवाज आती है हल्की सी, हालांकि ये आवाज बहुत लो होती है, बहुत फेंट साउंड होती है, ठीक है, सिर्फ आपको सुनाई देगी, आपके इवन जो आपके बराबर में खड़ा होगा उसको भी सुनाई नहीं देगी, लेकिन ये इतनी फेंट होने के बावजूद भी हाईली इरिटेटिंग साउंड होती है क्योंकि वो उसकी पिच बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह छोटे बच्चे की रोने की आवाज, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनकी आवाज लाउड नहीं होती है बहुत ज्यादा, बट उनकी पिच बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो आवाज कानों पर बुरा इम्पैक्ट डालती है, ठीक है, इरिटेटिंग इम्पैक्ट डाल रही होती है। तो किसी भी साउंड की पिच ज्यादा होने से उसका इम्पैक्ट हमेशा इरिटेटिंग ही होता है, बुरा ही पड़ता है। लेकिन अगर उसकी लाउडनेस ज्यादा है तो उससे जरूरी नहीं है कि इम्पैक्ट उसका बुरा ही पड़ेगा। तो ये आई होप बेसिक डिफरेंस समझ आ गया होगा साउंड के अंदर पिच और लाउडनेस का। लास्ट जो करेक्टरिस्टिक है वो है क्वालिटी और टिम्बर टून। देखिए बेटा, ये साउंड की वो क्वालिटी होती है जिसके जरिए से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं मुख्तलिफ आवाज़ों को, कि हर आवाज़ की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है और उसके मूव करने का अपना एक पैटर्न होता है। यही वजह है कि हमें अंदाज़ा हो जाता है, अगर हम किसी करेक्टर को किसी जेंडर को ना देखें तब भी अगर हम उसकी आवाज़ सुने तो हम इजिली जो है वो आइडिया लगा सकते हैं कि वो मेल है कि फीमेल, क्योंकि हमें पता है कि मेल की पिच क्या होगी, मेल का लाउडनेस फैक्टर क्या होगा, फीमेल की पिच क्या होगी, और फीमेल का लाउडनेस फैक्टर क्या होगा। नॉर्मली फीमेल्स की पिच ज्यादा होती है साउंड में और लाउडनेस फैक्टर कम होता है, और मेल्स की लाउडनेस फैक्टर ज्यादा होता है, आवाज में भारी आवाज होती है, और पिच जो होती है वो कम होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम फॉर एग्जांपल कॉल पर किसी से बात कर रहे हैं और हम कॉल पर बंदे को देखे बगैर भी जो है उसकी आवाज़ पहचान लेते हैं, इवन अगर हमारे पेरेंट्स में से, हमारे बहन भाइयों में से कोई हमें किसी अननोन नंबर से भी कॉल करे तो हम उस नंबर को रिसीव करने के बाद, बेशक वो नंबर आपके पास सेव ना हो, आप उसको रिसीव करने के बाद भी उनकी आवाज़ सुनते ही पहचान लेते हैं कि ये आवाज़ जो है वो मेरे पेरेंट्स में से किसकी है, फादर की है, मदर की है, या ब्रदर की है, सिस्टर की है। वो क्यों? क्योंकि उनके क्वालिटी या टिम्बर टोन की वजह से, कि हमें उनकी आवाज़ की एक खास फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारे माइंड में फीड है, और जैसे ही वो आवाज आती है तो वो फ्रीक्वेंसी हमारे माइंड में क्लिक करती है, हम उस क्वालिटी और टिम्बर टून को पहचानते हैं, हमारा माइंड उसको रीड करता है और हमें सिग्नल ट्रांसफर करता है कि ये साउंड किसकी है। इसी तरह हम कार की साउंड में और बाइक की साउंड में डिफरेंशिएट कर सकते हैं इजिली, किस तरह के साउंड होगी, ठीक है, बेशक हम उसको देखें ना, लेकिन तब भी बगैर देखे भी अगर आपके घर के बाहर से कोई बाइक गुजर रही है या कार गुजर रही है तो आप साउंड से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपके पास हो रही है वो बाइक है कि कार है। तो ये क्वालिटी या टिम्बर टोन कहलाती है साउंड की। तो यहाँ तक साउंड के बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स कवर हुई। अब इसके बाद है लाउडनेस फैक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग लाउडनेस ऑफ साउंड। कि किसी भी साउंड को अगर हमें ज्यादा करना हो, उसकी लाउडनेस बढ़ानी हो, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? कौन से फैक्टर्स किसी भी साउंड की लाउडनेस को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। देखिए बेटा, सबसे पहले तो जो वाइब्रेटिंग बॉडी है जहां से साउंड जनरेट हो रही है उसका एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, यानी कि उसकी वेव जितनी ऊपर तक जा सकती है, जितनी ऊपर जाएगी, उसका क्रैश जितना हाई होगा, साउंड उतनी ही ज्यादा सुनाई देगी। तो एम्पलीट्यूड जितना ग्रेटर होगा, ग्रेटर द एम्पलीट्यूड, द मोर विल बी द लाउडनेस। सरफेस एरिया ऑफ द साउंडिंग बॉडी, द ग्रेटर इज द सरफेस एरिया, मोर विल बी द लाउडनेस। देखें, जिस एरिया से साउंड जनरेट हो रही है वो एरिया कितना बड़ा है। अगर एरिया ज्यादा बड़ा होगा तो लाउडनेस अल्टीमेटली ज्यादा होगी, और एरिया जितना छोटा होगा लाउडनेस उतनी छोटी होगी। फॉर एग्जाम्पल ड्रम्स, ढोल जिसको कहते हैं, ढोल अगर छोटा होगा तो उसकी आवाज भी हल्की सुनाई देती है, अगर बड़ा ड्रम होगा जैसे कि पुरानी मूवीज में बादशाहों वगैरह के उसमें दिखाया जाता है तो उसकी आवाज भी दूर से सुनाई देती है और बहुत दूर तक जाती है। इसी तरह आपके स्पीकर्स,
स्पीकर जितने छोटे होते हैं आमतौर पर उनका लाउडनेस उनकी कम होती है, उनकी बेस उनकी ब्रास वगैरह कम आती है। और स्पीकर जितना बड़ा होता है जो, तो उसकी साउंड उतनी ज्यादा सुनाई देती है। तो सरफेस एरिया साउंडिंग बॉडी का, वो बॉडी जो साउंड जनरेट कर रही है उसका कितना बड़ा सरफेस एरिया है। इसी तरह बच्चे की आवाज हल्की होती है, ठीक है, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है उसकी आवाज जो होती है वो लाउड होती जाती है, क्योंकि उसकी वोकल कॉर्ड का सरफेस एरिया इंक्रीज होता रहता है, तो उसकी आवाज जो होती है वो दूर तक सुनाई देती है और लाउडनेस उसमें बढ़ती चली जाती है। तीसरा फैक्टर आपका सेंसिटिविटी ऑफ एयर। डिफरेंट ह्यूमर एयर रिकॉर्ड डिफरेंट लाउडनेस ऑफ द सेम साउंड। अब देखिए बेटा, लाउडनेस का एक और फैक्टर ये है, वो है आपका सेंसिटिविटी ऑफ एयर, कि हमारे कानों को सुनने की कितनी आदत है। देखें, हर बंदे के लिए लाउडनेस फैक्टर अलग अलग होता है। कुछ लोगों को बहुत हल्की आवाज भी इजीली सुनाई दे देती है, और कुछ को जो है वो बहुत तेज आवाज भी जो है वो उनको नॉर्मल लग रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बाज लोगों को आपने भी अपने ऑब्जर्व किया होगा, बिल्डिंग के अंदर नियर बाय नेबरिंग नेबर्स में कुछ लोगों को टीवी बहुत जोर तेज आवाज में देखने की आदत होती है। उनके वो इतनी जोर से टीवी देख रहे होते हैं कि इतनी तेज आवाज में देख रहे होते हैं कि उसकी आवाज क्लियरली आपको भी सुनाई दे रही होती है, आपके घर में भी आ रही होती है। तो ये बेसिकली क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ एयर। आपको, आप या मैं यही सोच रहे होते हैं कि इतनी तेज आवाज में टीवी देखने की क्या जरूरत है, लेकिन उनको वो आवाज बिल्कुल नॉर्मल लग रही होती है, तो उनके उनके एयर जो है वो उतनी लाउडनेस को आदत हो गई है उनके एयर्स को, तो उनके कानों को वो चीज लाउड लगी नहीं रही है, जबकि हमारे लिए जो है वो चीज लाउड है। ठीक है, तो ये है सेंसिटिविटी ऑफ एयर। और बात ऐसे भी होते हैं जो 8-10 वॉल्यूम के ऊपर ही इजिली जो है वो सुन लेते हैं टीवी की आवाज या किसी भी जो है वो शो की आवाज। क्यों? क्योंकि उनके कानों की सेंसिटिविटी ज्यादा है। तो सेंसिटिविटी जो है बेटा, उसका ताल्लुक इससे भी होता है कि आप कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा शोर वाले एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो आपके कानों की सेंसिटिविटी कमजोरी होगी, आपको जो है वो बहुत ऊंची आवाज भी या तो हल्की लग रही होगी या फिर नॉर्मल फील होगी। और अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पर जो है सन्नाटा है, तो वहां पर आपको हल्की सी आवाज भी जो है वो फील हो जाएगी। डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अब if greater will be the density of the medium, the loudness will be greater। देखिए बेटा, मीडियम की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी लाउडनेस उतनी ही ज्यादा होगी। डेंसिटी कहते हैं मास पर वॉल्यूम, एक ऑब्जेक्ट का कितना मास है और उसके हिसाब से वो कितनी वॉल्यूम, कितनी जगह घेर रहा है, कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो एक मीडियम की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी लाउडनेस अल्टीमेटली उतनी ही ज्यादा होगी। मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। अच्छा, एक लास्ट फैक्टर इसमें क्या है कि हवा किस रुख पे चल रही है। साउंड को ट्रेवल करवाने में विंड का भी बड़ा काम होता है, बड़ा रोल होता है। अगर साउंड जो है वो विंड के डायरेक्शन में चल रही होगी तो वो इजिली सुनाई देगी और क्लियर सुनाई देगी। और अगर जो है विंड ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मुंह जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और विंड जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, तो साउंड आपको ऊंची आवाज से बोलना पड़ेगा, क्योंकि विंड जो है उस साउंड वेव को सही तरीके से कैरी नहीं कर पाएगी। तो विंड की डायरेक्शन भी लाउडनेस पर इफेक्ट डालती है। विंड की डायरेक्शन जो होगी वही जो है वो साउंड उसी डायरेक्शन में इजिली ट्रेवल कर सकेगी। तो आई होप ये आपको फैक्टर समझ आ गए होंगे लाउडनेस के। अब इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन बचती है, वो है म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस। तो डिफरेंशिएट बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस। तो बेटा ये तो आप खुद भी इजिली कर सकते हैं कि म्यूजिकल साउंड कौन सी साउंड होती है, ऐसी साउंड जिनका हमारे कानों के ऊपर प्लेजर इम्पैक्ट पड़े, दिस इज कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। जैसे कि साउंड ऑफ वायलिन, फ्लूट, साउंड ऑफ बर्ड्स, सही है, परिंदों की आवाज, ये तो ये हमारी कानों पर अच्छा इम्पैक्ट डालती है, तो वो आपकी म्यूजिकल साउंड है। और नॉइस क्या है? ऐसी आवाज, ऐसी कोई भी साउंड जो आपके कानों पर बुरा इम्पैक्ट डाले, तो वो आपके पास वो आपकी नॉइस कहलाएगी, क्योंकि नॉइस के अंदर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होता है, वेव्स के चलने का कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं होता। इस वजह से जो है वो उनके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है बार बार लो हाई हो रही होती है और उनका इम्पैक्ट हमारे कानों पर बुरा पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल ट्रैफिक
जैम के अंदर गाड़ियों की आवाज़, वो भी नॉइस की एग्जाम्पल है। फैक्ट्रीज की आवाज़, फैक्ट्रीज में जो इंजन रन कर रहे हैं, मशीन रन कर रही हैं, वो नॉइस है। रेलवे, ट्रेन, व्हीकल, साउंड ऑफ जेट, ये सारे आपके नॉइस में होंगे। तो यहाँ पर बेटा साउंड का टॉपिक कवर होता है। कुछ छोटे छोटे सब टॉपिक्स बाकी हैं, वो इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 5 में कवर कर लेंगे, और इसके बाद फिर इस चैप्टर से रिलेट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।